हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बेटा मॉड्यूल 2 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज़ दी आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मॉड्यूल 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है और उसके अंदर हमने पढ़े थे कि कुछ कॉजेज़ थे जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक लहर जो थी वो बिगिन हुई थी। ठीक है, अब ये आउटब्रेक हमने पढ़नी है कि रेवोल्यूशन आगे कैसे स्प्रेड करी। ओके, सो लुई 16 जो आपको पता है बर्बन डायनेस्टी का 16th किंग था जो थ्रोन पे बैठा था। ठीक है, एट द एज ऑफ 20 he had to increase the taxes for the reasons you've learnt in the previous section। ऑलरेडी पढ़ चुके हो टैक्सेस बढ़ाने क्यों पड़े थे, क्योंकि स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ चुका था। वॉर लड़ के उनकी ट्रेजरी जो थी, खजाने जो थे वो खाली हो चुके थे, तो उनके खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, जिस वजह से उन्होंने सिटीजन्स के ऊपर टैक्सेस की एक जो पॉलिसी थी वो इम्पोज करनी शुरू कर दी कि आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ठीक है, नाउ इन फ्रांस ऑफ द ओल्ड regime the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। अब जो ओल्ड regime था, यानी कि जो पुरानी सोसाइटी होती थी फ्रांस की, जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, उसमें जो मोनार्च था यानी कि जो किंग था, उसके पास खुद के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस अपनी मर्जी से जनता के ऊपर थोप सके। तो उसको क्या करना पड़ता था, ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट्स जनरल। जो बुलाता था मीटिंग एस्टेट जनरल की, वो फिर मिलके डिसाइड करके जो प्रपोजल लुई 16 ने दिए होते थे टैक्सेस को लेके, फिर वो देखते थे कि ये सही है या गलत है, फिर उसको क्या करते थे, पास करते थे। ठीक है, जैसे लोकसभा में हमारे बिल पास होते हैं, सिमिलरली ऐसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी जो कि राजे के साथ मिलकर डिस्कशन करते थे कि कौन से लॉज जनता के लिए ठीक रहेंगे और कौन से नहीं, फिर वो फाइनल डिसीजन लेते थे। अब स्टेट जनरल क्या था, ये पेपर में आ जाता है। ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी टू विच द 3 स्टेट्स सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तीनों स्टेट्स याद हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द थर्ड स्टेट। तीनों स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो स्टेट जनरल की पॉलिटिकल बॉडी फॉर्म करते थे। ठीक है, अब क्या था, हाउ एवर द मोनार्च एलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी एंड द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। तो मोनार्च जो था ना, अकेला उसी के हाथ में पावर होती थी कि ये स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो कि ये वाली जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी 1789 में, और इससे पहले जो मीटिंग बुलाई गई थी वो ऑलमोस्ट एक सदी पहले 1614 में, 1614 में। यू कैन इमेजिन हाउ लेट दिस मीटिंग वाज कॉल्ड अगेन, क्योंकि राजा को पसंद ही नहीं था कि वो अपनी पावर्स किसी के साथ शेयर करे। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, ऑन 5 मई 1789, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ध्यान से सुनना। 5 मई 1789 को लुई 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल्स फॉर द न्यू टैक्सेस। अभी हमने बात करी कि उसको स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी थी ताकि जो नए टैक्सेस का प्रपोजल है उसको पास किया जाए। A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates। जब कोई फंक्शन होता है तो हम तैयारी करते हैं ना कि होस्ट ने मतलब जो होस्ट होता है वो तैयारी करता है कि अलग अलग जो डेलीगेट्स आएंगे उनको कैसे वेलकम करना है, कैसे उनके लिए तैयारी करनी है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा हॉल था वर्सेलिस के अंदर, उसको तैयार किया गया इन सब डेलीगेट्स की मीटिंग के लिए। जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट थी बेटा, इन्होंने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने भेजे। 300 फर्स्ट स्टेट ने, 300 ही सेकेंड स्टेट ने, और ये दोनों एक दूसरे को फेस करके रो में बैठ गए। ठीक है, दोनों साइड्स ऑफ द हॉल में। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेट, 600 मेंबर्स आए थे थर्ड स्टेट के, और उनको इतना मतलब आप ये कह लो कि दे वर नॉट गिवन द ड्यू रिस्पेक्ट एंड दे हैड टू स्टैंड एट द बैक, पीछे खड़ा कर दिया गया उनको। ठीक है, अब जो थर्ड स्टेट था, ऐसे तो नहीं था कि सारे पीजेंट्स थे, मैंने आपको पहले भी लास्ट मॉड्यूल में समझाया कि उसके अंदर कुछ वेल्दी मर्चेंट्स, प्रॉस्परस पीपल रहते थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, मतलब पढ़े लिखे लोग भी थे और थोड़े रिच मेंबर्स भी थे। तो थर्ड स्टेट तो उनकी रिप्रेजेंटेशन से ही फॉर्म होनी थी। पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन को तो वैसे ही अलाउड नहीं थी एंट्री, दे वर डिनाइड एंट्री टू दी असेंबली। तो असेंबली में गए कौन थे थर्ड स्टेट के, सिर्फ प्रॉस्परस यानी कि रिच वेल्दी मेंबर्स और जो एजुकेटेड थे, जो पढ़े लिखे थे। ठीक है, हाउएवर देयर ग्रीवियंसेस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। अब ये पीजेंट, आर्टिजन्स, वुमेन्स, इनके कितने सारे प्रॉब्लम्स थी, ग्रीवियंसेस, सॉरो थे जिससे ये परेशान थे, इनकी कुछ डिमांड्स थी। इन्होंने 40,000 लेटर्स में वो डिमांड जो थी वो सारी लिख दी, और ये लेटर्स लेके कौन गए, वो जो 600 मेंबर्स गए थे ना थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंट करते हुए इस स्टेट जनरल की मीटिंग में, वो ये 40,000 लेटर्स लिखे गए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, हुआ क्या फिर आगे। वोटिंग इन दी स्टेट जनरल इन द पास्ट
समझने वाली बात है। अभी की बात नहीं कर रहे जब ये मीटिंग अभी प्रेजेंट 1789 में हो रही है, हम बात कर रहे हैं 1614 की, जब ये लास्ट टाइम मीटिंग हुई थी। उस टाइम में क्या हुआ था बेटा, जो मीटिंग जो वोटिंग होती थी ना, सॉरी, वोटिंग किसके हिसाब से चलती थी, एक प्रिंसिपल था, एक नॉर्म था। क्या था, ईच स्टेट वन वोट। अब 3 स्टेट्स थी, ठीक है, क्लर्जी, राइट, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट। मतलब एक स्टेट की एक वोट आएगी, एक वोट इसकी, एक इसकी, एक इसकी। अब मेजॉरिटी किसकी बन गई, जो नोबल एंड क्लर्जी हैं, जो रिच मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो फ्रेंच सोसाइटी के ओल्ड रिजीम के बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक मेंबर्स हैं, तो मेजॉरिटी तो इनकी आ गई ना, तो 2:1 की रेशियो होगी, ठीक है। तो हमेशा से इन्हीं का बोलबाला चलता था। तो ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे ना, दे वॉन्टेड सम चेंज। अब इस टाइम क्या था, अब लुई 16 जो था वो तो डिटरमाइंड था, पूरी तरीके से मन में ठान के बैठा हुआ था कि तो मैं तो सेम प्रैक्टिस को ही फॉलो करूँगा। कौन सी प्रैक्टिस, ईच स्टेट वन वोट, यही वाली प्रैक्टिस चलाऊंगा मैं। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, जिन्होंने रेवोल्यूशन शुरू कर चुके थे, मतलब उनकी एक तैयारी थी रेवोल्यूशन के नाम, दे वांटेड टू ओवरथ्रो दिस मोनार्ची, ठीक है। उन्होंने क्या डिमांड करी कि बेटा वोटिंग जो होगी ना, अब कैसे होएगी, पूरी असेंबली वोट करेगी। यहाँ मतलब क्या मतलब हुआ कि एक एक मेंबर एक एक वोट डालेगा, ईच मेंबर वन वोट। पहले क्या था, ईच स्टेट वन वोट, नाउ ईच मेंबर वन वोट। ये प्रिंसिपल वो लेकर चल रहे थे कि हमने तो यही मतलब डिमांड जो है प्रोजेक्ट करनी है, ठीक है। अब ये उनके दिमाग में डाला किसने, वो जो बड़े बड़े फिलोसफर्स थे ना, रूजो, जीन जैकस रूजो एंड जॉन लॉकी एंड मोंटेस्क्यू, इन आइडियाज़ को इन फिलोसफर्स ने इनके दिमाग में डाला। कुछ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स थे, आपको याद होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक छपी थी रूजो की, उसमें उसने बताया था कि किस तरह लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डाल के चुन सकते हैं। तो ये चीज़ इनके दिमाग में बैठ चुकी थी, ठीक है। अब जब इन्होंने ये प्रपोजल किया तो लुई 16 आपको क्या लगता है मानेगा उनका प्रपोजल? बिल्कुल नहीं मानेगा, उसने कर दिया रिजेक्ट। अब जब उसने रिजेक्ट किया तो ये मेंबर्स गुस्से में आके दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट कि हम तो इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं। अब ये जब वॉकआउट कर दिया ना, तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट, दे व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। उन्होंने देखा कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम अपने दिमाग में एक आइडिया लेकर यहाँ से बाहर आए हैं, इस आइडिया को पूरी फ्रेंच नेशन तक कैसे पहुँचाना है। तो क्या किया इन्होंने, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको बाद में बता दूंगी, बाद में एक वीडियो अलग से बनाऊंगी जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स क्या रहेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है। तो 20 जून को क्या हुआ, दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेलीज। तो ये जो सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वर्सेलीज में, स्टेट जनरल की जो मीटिंग हुई वो भी रिस्प्लेंडेंट हॉल था वर्सेलीज का, ठीक है। यहाँ पे जो इन्होंने थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने एक आप कह लो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन किया या इकट्ठे हुए, कहाँ पे हुए, एक वर्सेलीज का इंडोर टेनिस का कोर्ट था ग्राउंड्स में, वहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब वहाँ इकट्ठे होकर इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर किया, एज द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, और शपथ ले ली दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस एंड वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। तो 2 चीज़ें थी इनके, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 डिमांड्स थी। पहला कि भैया एक तो हमारे फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करो, दूसरा जो किंग की पावर्स हैं उस पर कंट्रोल लेकर आओ, लिमिट लेके आओ, ठीक है। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे जिसकी वजह से इन्होंने इंडोर टेनिस कोर्ट में असेंबल हुए ये लोग, ठीक है। अब इनको लीड करने वाले देखो बहुत ही स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट है यहाँ पे, मिराबियो एंड एबिसिस। ये 2 ऐसे लोग थे जो नोबल फैमिली में पैदा हुए, बड़े हुए, लेकिन इनका साथ किसने दिया, इन्हीं दोनों लोगों ने दिया, बिकॉज दे वर कन्विंस्ड विद द आइडियाज़ कि जो ये लोग कर रहे हैं ना थर्ड स्टेट के मेंबर्स, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। दे ऑल्सो वर कन्विंस्ड कि जो फ्यूडल प्रिविलेजेस मिल रहे हैं ना फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को, वो गिव अवे कर देने चाहिए, वो ख़त्म कर देने चाहिए, ठीक है। तो इसने एक जर्नल निकाला मिराबियो ने, ठीक है, एंड इसने बड़ी ना पावरफुल स्पीचेस डिलीवर करनी शुरू कर दी। जितनी जनता इस वर्सेलीज के उस पर्टिकुलर इंडोर टेनिस कोर्ट के अंदर असेंबल्ड थी, वहाँ पे इसने अपनी स्पीचेस देनी शुरू करी। पहले भी ये फिलोसफर्स की ही स्पीचेस के थ्रू इनके माइंड्स जो थे वो इग्नाइट हुए थे। अब भी यहाँ पे यही काम किया मिराबियो ने, इनको किस तरह से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया, इनको कैसे आगे परसुएड किया, ठीक है। तो आप ये पेंटिंग देख सकते हो बेटा, ये टेनिस कोर्ट ओथ की पेंटिंग है। इसको पेपर में पूछा जा सकता है, बाय गिविंग दिस पिक्चर दे विल आस्क यू ये पिक्चर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने क्या लिख देना है, दिस इज अ पिक्चर रिप्रेजेंटिंग द टेनिस कोर्ट ओथ दैट वाज हेल्ड इन वर्सेलीज, ठीक है।
तो ये जो एबीसिस था ना, मेराबियो एंड एबीसिस, ये ओरिजिनली एक प्रीस्ट था और इसने बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा, एक बहुत बड़ा इसने पैम्फलेट छापा जिसका नाम क्या था, जिसका टाइटल क्या था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो ये भी वन वर्ड का क्वेश्चन आ जाएगा कि मेरा जो एबीसिस था उसने कौन सा पैम्फलेट छापा था, उसका क्या नाम था। एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, इन एनी वे दे वुड लाइक टू गिव यू इन द एग्जाम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या हुआ बेटा, व्हेन द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सेलीज। अब ये लोग तो सारे थर्ड स्टेट के मेंबर्स बिजी हो गए वर्सेलीज में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था। बाकी का जो फ्रांस था ना, दैट वाज सीद्ड विद टर्मोइल, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि ये लोग पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्समैन बने हुए थे ना, ये इस आइडिया को पूरे फ्रेंच नेशन में स्प्रेड कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एजिटेशन, अनरेस्टिंग सिचुएशन, डिस्टर्बिंग सिचुएशन थी और साथ में जनता के अंदर गुस्सा बहुत था, डिसकंटेंट, डिससेटिस्फाइड थे। अच्छा क्या हुआ था, देखो एक तो ठंड बहुत पड़ी, सिवियर विंटर, उसके साथ क्या हुआ, साथ ही हार्वेस्ट ख़राब हो गई। ठीक है, अब हार्वेस्ट ख़राब हुई तो ऑब्वियसली फूड के प्राइसेस बढ़ गए, ब्रेड उनका स्टेपल फूड था, दैट प्राइसेस रोज़, एंड जो बेकर्स थे उन्होंने फ़ायदा उठा लिया सिचुएशन का, उन्होंने जितना भी सामान था ना उसको अपने कब्ज़े में कर लिया कि यहाँ पे हम जितना सामान अपने कब्ज़े में करेंगे, जितना कम सामान फ्रांस की जनता को दुकानों में, शॉप्स में मिलेगा, उतनी वो यहाँ पे आके हमसे ख़रीदेंगे और हम उसको महंगे दामों पे बेचेंगे। यू नो, दे वर थिंकिंग इन अ वेरी मनी माइंडेड वे। तो क्या हुआ, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज़ एट द बेकरी, बेकरी के बाहर लंबी लाइनें लगी। अरे खाने को ब्रेड नहीं थी तो ऑब्वियसली बेकरी के बाहर खड़े होकर वो लोग लाइन में लगे हैं कि चलो हम लोग ब्रेड तो एटलीस्ट अपनी फैमिली मेम्बर्स को या खुद के पेट भरने के लिए यहाँ से लेके जाएं। तो जितनी भी औरतें वहाँ उस लाइन में खड़ी थी वो गुस्से से भड़क गई और उन्होंने धावा बोल दिया कहाँ पर, उन बेकरी की शॉप्स पे। उसी टाइम पे अब क्या हो गया ना, जो सिचुएशन थी फ्रांस के अंदर वो अनरेस्टिंग सिचुएशन आ गई, समझ गए ना, डिस्टर्बेंस आ गई, एजिटेशन आ गई, इरिटेशन हुई पड़ी थी, जनता बहुत इरिटेटेड हुई पड़ी थी। तो 14 जुलाई को वही इंसिडेंट्स जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, पहले मॉड्यूल से बैस्टिले फोर्ट्रेस प्रिजन के बारे में पढ़ा था ना, ये वही इंसिडेंट का बैकग्राउंड यहाँ पे उन्होंने वापस समझाया है कि किस वजह से 14 जुलाई 1789 को एजिटेटेड क्राउड ने बैस्टिले के फोर्ट्रेस प्रिजन पे अटैक किया था। तो यही रीज़न था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब क्या हुआ बेटा, इन द कंट्री साइड पे सारे पीजेंट्स रहते थे। आपको पता है फ्रांस के अंदर 90% पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी। वहाँ पे अफवाह फैल गई कि जो विलेज टू विलेज है ना, मतलब गांव, जितने भी गांव लगते थे ना कंट्री साइड पे, तो र्यूमर्स फैल गए कि जितने भी लॉर्ड्स हैं ना, मेनर्स होते थे बेटा, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के, उनकी एस्टेट्स, उनके बड़े बड़े मैंशंस, ठीक है, उन्होंने कहते हायर कर लिए बैंड्स ऑफ ब्रिगेड्स, यानी कि क्रिमिनल्स, गुंडे हायर कर लिए जो कि राइप क्रॉप्स यानी कि इन किसानों की पकी हुई फसलों को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़े हैं। अब ये अफवाह फैल गई तो क्या हुआ, डर बैठ गया ना पीजेंट्स के दिमाग में कि तुम्हारी तो सारे साल की मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पीजेंट्स ने क्या किया, अपने होज एंड पिचफोर्क्स, ये वही टूल्स थे जिससे ये खेती करते थे, फार्मिंग करते थे, इन्होंने वही टूल्स उठाए, इनके पास तो कोई हथियार थे नहीं। इन्होंने किसको अटैक किया, चटैक्स को। ठीक है, चटैक्स कौन है, देखो यहाँ पे कीवर्ड्स में दिया हुआ है, दे आर द कैसल और द स्टेटली रेजिडेंस बिलोंगिंग टू अ किंग और अ नोबलमैन, यानी कि बड़े बड़े जो मेंशन से, जो महल थे राजाओं के या उनके नोबलमैन के, वहाँ पे इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। अटैक करके क्या किया, जितना ग्रेन इन्होंने होल्ड करके यानी कि कब्जा करके रखा हुआ था, सबका सब लूट लिया। था तो इन्हीं का ग्रेन था ना, मेहनत तो इन्हीं की थी। एंड इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स जला दिए जिस डॉक्यूमेंट में इनके वो मेमोरियल ड्यूज़ जो पे करने होते थे ना, बेचारी जनता को टैक्सेस पे करने होते थे, तो इन्होंने हिसाब किताब लिखा होता था चटॉक्स ने। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स ने पूरा हिसाब लिखा होता, तो उन्हें वो सारे डॉक्यूमेंट ही जला दिए। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स दे फ्लेड, वो भाग गए। क्यों, क्योंकि वो डर रहे थे कि हम पे ना अटैक कर दें, हमें ना मार दें। और आसपास के जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ थी वहाँ ये लोग नोबल्स जो थे वो माइग्रेट कर गए। ठीक है, ओके। तो फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, अब ये रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स कौन थे बेटा, पीजेंट्स थे। जब तक कोई सिटीज़न नहीं ना बनता कंट्री का, जब तक कोई कंट्री नहीं बनती तो उसके सिटीज़न नहीं है, तो उससे पहले उनको क्या एड्रेस किया जाता था, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रिवोल्ट कर रहे थे। इनका रीज़न आपको पता है रिवोल्ट करने का कि टैक्सेस पे करने पड़ते थे इनको, इनके ऊपर बर्डन बहुत था, ऊपर से हार्वेस्ट ख़राब हो गई, प्राइसेस बढ़ गए, तो दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड, वेजेस बहुत कम थे। तो लुई 16 ने क्या किया, वो समझ गया कि इस टाइम जो जनता है ना वो बहुत ओवर पार कर रही है, उनका रिवोल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये कह लो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका है। ठीक है, काफ़ी बढ़ चुका है आगे। तो लुई 16 ने फाइनली क्या किया, ही अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज़ कर दिया। ठीक है,
है कि भाई ये फाइनली हम इसको रिकॉग्नाइज देते हैं, हम इसको स्टेटस देते हैं कि ये जो नेशनल असेंबली है ये फाइनली हमने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। एंड ऑल्सो ही एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट हिज पावर्स वुड फ्रॉम नाउ ऑन बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब उसने ये दूसरी शर्त भी मान ली कि अब जो भी मैं डिसीजन लूँगा, मेरी डिसीजन या मेरे जो पावर्स होंगे ना, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना फ्रांस का, उसके साथ डिसीजन सलाह मशवरा करके ही किया जाएगा। यानी कि मेरी पावर्स पे अब चेक एंड कंट्रोल रहेगा, ठीक है। वो अनलिमिटेड एक्सरसाइज जो मैं करता था पावर्स की, अब मैं वो नहीं कर पाऊंगा। तो ये दोनों चीज़ें वो मान गया, ठीक है। फाइनली ये सब चीज़ों में सक्सेस मिल गया इनको। तो क्या हुआ, ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री। डिक्री का मतलब होता है बेटा लॉ, ठीक है। अब वो लॉ पास हुआ किस चीज़ को लेके कि जितना भी फ्यूडल सिस्टम था ना, ये टैक्सेस पे करने का, ये सब कैंसिल करो, एबॉलिश करो, ख़त्म करो। दो चीज़ें ख़त्म करनी है, एक तो फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन जो कि लैंडलॉर्ड्स को इनको ड्यूज़ पे करने पड़ते थे, जितने पीजेंट्स होते थे, वर्कर्स होते थे, एंड जो टैक्सेस पे करने का बर्डन था थर्ड एस्टेट पे, ये दोनों एबॉलिश हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ बेटा, मेम्बर्स ऑफ द क्लर्जी आपको पता है चर्च जो टैक्सेस इम्पोज किए थे, टिथ, ठीक है, दे वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब उनको भी प्रिविलेज था, बाय बर्थ उनको प्रिविलेज था ना, दे वर बॉर्न इन अ वेरी नोबल फैमिली एंड दे वर बॉर्न इन अ वेरी रॉयल रिच फैमिली, तो उनको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते थे, वो सारे प्रिविलेजेस इनको देने पड़े वापस। टिथ जो था टैक्स ये इम्पोज करते थे, ये भी ख़त्म हो गया। एंड द लैंड्स ओन्ड बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड। जितना लैंड इन्होंने कब्जे में किया हुआ था ना चर्च ने, वो सारा वापस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसको चला गया, पीजेंट्स को चला गया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास सारा का सारा वो 2 बिलियन लिवरे का जो एसेट जो ये खो चुके थे ना, वो वापस आ गया। सारी चीज़ें वापस आ गई ना, मेमोरियल ड्यूज़ नहीं पे करने, ऊपर से सारे टैक्सेस अबॉलिश हो गए, प्रिविलेजेस ख़त्म हो गए। तो ये सारा का सारा अपना एसेट जो था वो इन्होंने रिटेन कर लिया, एक्वायर कर लिया, ठीक है। चलो अब बस लास्ट फेज़ पे हैं इस मॉड्यूल के, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन मोनार्च यानी कि किंग का रूल भी है, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं उसके ऊपर चेक एंड कंट्रोल किसका बेटा, चेक एंड कंट्रोल इज़ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो नेशनल असेंबली थी ना, दैट कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अभी तक हमने सारे इवेंट्स पढ़े 1789 में हुए, ठीक है, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई वो कब हुई बेटा, 1791 में। अब मेन ऑब्जेक्ट क्या था, वही बात वापस उन्होंने दोहराई है, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। मोनार्च की जो भी पावर्स हैं, जो भी उसकी अपनी एक्सरसाइज करता है अपनी पावर्स की, उस पर कंट्रोल लेकर आओ। एंड दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड and assigned to different institutions। कौन सी institutions, legislature, executive and judiciary, ठीक है। वो सेम चीज़ इन्होंने करी जो रूजो ने समझाई थी इनको, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू ने समझाई थी कि किस तरह से यूएस का उन्होंने प्रिंसिपल फॉलो किया था ना। यूएस गवर्नमेंट ने भी तो ऐसे ही किया था, जैसे ही फ्रांस ने यूएस गवर्नमेंट को ब्रिटेन से आज़ाद किया था, तो यूएसए ने भी अपनी पावर्स जो थी ना गवर्नमेंट की, उन 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दी थी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सेम इन्होंने बोला कि पहले क्या बात बोली, पहले बोला कि मोनार्च की पावर्स को क्या करो बेटा, लिमिट करो, ठीक है, ताकि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। दूसरा, ये जो पावर्स हैं उसकी अब एक हाथ में तो रहेंगी नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बन गई है, तो इन पावर्स को अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बांट दो, उनको असाइन कर दो कि आपकी ये पावर है, आपकी ये है। और वो 3 इंस्टीट्यूशंस क्या थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इससे क्या हुआ बेटा, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन गई, ठीक है। ओके बेटा, तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है एक तरह का, एक आपको फ्लो चार्ट सा दिखाया हुआ है, ठीक है। 3 ऑर्गन्स हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जुडिशरी में कौन होते हैं, जो जजेस होते हैं, ठीक है, और उनको वोट भी जनता के थ्रू ही मिलेगी, इलेक्ट होंगे तो जनता के थ्रू इलेक्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्शन होती थी उसमें जितने भी इलेक्टर्स थे, जितने भी मेन थे, वो वोट किया, उन्होंने नेशनल असेंबली चुनी। अब जो किंग था बेटा, उसके पास वीटो क्या मतलब होता है कि किंग की पावर होती है कि वो रिजेक्ट कर सकता है या कोई भी लॉ को ब्लॉक कर सकता है जो असेंबली पास करेगी। लेकिन क्या हुआ, 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो किंग लुई 16 था ना, इसकी जो वीटो पावर थी वो सस्पेंडेड थी, मतलब वो डिले कर सकता था किसी लॉ को, लेकिन वो इवेंचुअली असेंबली जो थी वो उसको ओवरराइड कर सकती थी, ठीक है। पावर जो थी वो नेशनल असेंबली के हाथ में दे दी गई थी, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे एक चीज़ और आएगी बेटा, एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन, जिसका डिफरेंस काफ़ी बारी पूछा जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको फ्रांस एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मेंशन करके आनी है, सिर्फ इतना सा पैरा नहीं मेंशन करना जो ये दिया हुआ है, इसके आगे भी जो हम पढ़ेंगे वो भी सारा इसके अंडर ही करना है। स्प्लिट करके आ जाएगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है। अगर एक क्वेश्चन आता है 4 से 5 नंबर का तो पूरा लिख के आना है।
अब कॉन्स्टिट्यूशन जो थी 1791 की, इट वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। उस पावर किसके हाथ में दे दी थी? नेशनल असेंबली के हाथ में, कि कानून आप बनाओगे। अब इनको इनडायरेक्टली कैसे इलेक्ट किया? देखो, सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। ये आपको डायग्राम में मैंने दिखाया ना, यहाँ पे इलेक्टर्स थे, इन्होंने इनको वोट कर दिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? वोट करके असेंबली को चुना। अब नाउ ऑल द सिटीजन्स वर नॉट अलाउड टू वोट, उनके पास, सबके पास राइट टू वोट नहीं था। तो किसके पास था? सिर्फ वो मेन, वुमेन भी नहीं, सिर्फ मेन जिनकी एज 25 ईयर्स से ऊपर थी, जो टैक्सेस पे करते थे एटलीस्ट 3 दिन की अपनी वेजेस के हिसाब से। जो 3 दिन की उनकी कमाई होती थी उतना टैक्स पे करेंगे, उम्र उनकी 25 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो उनको एक्टिव सिटीजन का स्टेटस मिलता था और उन्हीं को था राइट टू वोट। समझ गए? तो ये एक्टिव सिटीजन्स कहलाते हैं। एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 25 दे वर नॉट अलाउड। कौन अलाउड नहीं थे बच्चे? वुमेन एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 25 वर नॉट अलाउड टू वोट, ठीक है। एंड द रिमेनिंग मेन एंड ऑल वुमेन दे वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। उनको अलाउ नहीं था वोट डालने का, तो उनको पैसिव सिटीजन्स का नाम दे दिया जाता था। Now to qualify as an elector and then finally the member of assembly, you have to belong to the highest bracket of taxpayers. अगर आपको elector and assembly का member as a qualifying member बनना है, तो आपको कौन सी कैटेगरी में आना पड़ेगा? जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप टैक्स पे करने की कैपेबिलिटी रखते हो, तो आपको मतलब आप क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है। चलो आगे चलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ध्यान रखना, सिर्फ मैन एंड सिटीजन, यहाँ पे वुमेन के राइट्स अभी तक उनको नहीं मिले थे, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये डेक्लेरेशन है, एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे सारे राइट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन विद द डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। कैसे राइट्स थे? जैसे हमें दिए जाते हैं हमारी इंडिया की कंट्री में फंडामेंटल राइट्स है ना, 6 फंडामेंटल राइट्स, ऐसे इनको राइट्स दिए गए, एज लाइक राइट टू लाइफ, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law. They were established as natural and inalienable rights, यानी कि ये आपके natural rights हैं क्योंकि आप इस country के native citizens हो, एंड इनएलियनेबल है, यानी कि इनसे आपको, इन राइट्स से आपको कोई छीन नहीं सकता, अलग नहीं कर सकता। दैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ। जब आपका जन्म फ्रांस में हो गया तो बाय बर्थ आपको ये राइट्स मिलेंगे एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे, ठीक है। एंड इट वाज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट। देखो पहले सब्जेक्ट थे, अब यहाँ पे इनको क्या स्टेटस दे दिया? सिटीज़न का, क्योंकि फ्रांस जो थी वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बन चुकी थी। सो यहाँ पे आपका बेटा चैप्टर खत्म होता है। ये जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ऑलराइट, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक एंड गुड